Hello students, today our topic is Python programming and this lecture we are going to discuss some basic concepts related to Python programming and some basic terminology that are used in Python programming. So let's start. तो स्टूडेंट बात करते हैं पाइथन कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर से। तो सबसे पहले हम समझेंगे पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं। पाइथन कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and we cannot use a keyword as a variable name, function name or any other identifier. They are used to define the syntax and structure of the Python language. In Python, keywords are case sensitive. तो देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी पाइथन के लिए रिजर्व्ड है, जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और ये यूज़ किए जाते हैं जितने भी पाइथन कीवर्ड्स होते हैं ये सब केस सेंसिटिव होते हैं। यानी स्मॉल लेटर्स में अगर कुछ लिखा हुआ वो एक कीवर्ड है तो आप कैपिटल में लिखेंगे तो वो एक कीवर्ड नहीं माना जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर समझ लीजिए। दूसरी बात, एक हम पाइथन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल नेम यूज़ करते हैं जिस तरीके से हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। वेरिएबल नेम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वेरिएबल के नेम लेते हैं। जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए निकालना है आपको, या तो आपने लिखा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। तो यहाँ पर जो आपने पी और आर और टी लिया है आपने, ठीक, ये वेरिएबल के नेम है। तो इस तरीके से जैसे प्रोग्राम में आपको वेरिएबल के नेम लेने पड़ते हैं तो वहाँ आप जो कीवर्ड्स हैं उनको वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कीवर्ड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिजर्व वर्ड्स हैं। रिजर्व वर्ड का मतलब ये है मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है इनका, और जब कभी भी ये प्रोग्राम में लिखे जाते हैं आप लिखोगे तो पाइथन इंटरप्रेटर के लिए इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। पाइथन उसे उसी तरीके से डील करती है। दूसरा ये कि केस सेंसिटिव होते हैं। इट मीन्स स्मॉल कैपिटल लेटर्स में लिखने पर दोनों अलग अलग बातें कंसिडर की जाएंगी, मानी जाएंगी, समझी जाएंगी। और थर्ड ये कि आप इसको वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते कहीं भी। अब जहाँ तक टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स की बात करें तो पाइथन 3.7 में टोटल 33 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और ये टाइम के साथ बढ़ घट सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि आगे हो सकता है कुछ और कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल पाइथन 3.7 के वर्जन की बात करें तो टोटल 33 कीवर्ड्स हैं। इसमें सभी कीवर्ड्स आपके स्मॉल लेटर्स में बस 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में है। ये है ट्रू, फॉल्स और नन। So all the keywords except true, false and none are in lowercase and they must be written as they are. The list of the keywords are is given below. तो एक लिस्ट दे रखी है, ये सब keywords हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ट्रू है, फॉल्स है, ब्रेक है, क्लास, कंटिन्यू, नन, एक्सेप्ट, इन, इज, लैम्डा, फॉर, कंटिन्यू, एंड, रेज, रिटर्न, ट्राई, पास। ये सब क्या है? दीज आर कीवर्ड्स। तो ये सब कीवर्ड्स हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सिर्फ 3 कीवर्ड्स, एक ट्रू, एक फॉल्स और एक नन। इनको छोड़ के बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सभी आपके स्मॉल लेटर्स में है। ये 3 कीवर्ड्स में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है। बात करते हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स की। सो एन आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू द एंट्रीज लाइक क्लास, फंक्शंस, वेरिएबल एक्सेट्रा। इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट वन एंट्री फ्रॉम अनदर। तो एक आइडेंटिफायर एक नेम होता है जो क्लास को, फंक्शंस को, वेरिएबल एक्सेट्रा को दिया जाता है, और ये आपका डिफरेंशिएट करता है वन एंटिटी को दूसरी एंटिटी से। तो इसलिए इसे आइडेंटिफायर बोला जाता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आइडेंटिफायर ले सकते हैं। फर्स्ट रूल है आइडेंटिफायर्स कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस ए टू जेड और अपर केस कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और डिजिट्स 0 to 9 और एन अंडरस्कोर। नेम्स लाइक माई क्लास, वेरिएबल अंडरस्कोर 1 and print underscore this underscore 2 underscore scheme all are the valid example। देखिए जब आप आइडेंटिफायर का नेम लेंगे तो स्मॉल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, अपर केस लेटर को यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, और आप अंडरस्कोर साइन यूज़ कर सकते हैं। कोई अदर स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर आप यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं सिर्फ स्पेशल सिंबल्स में, बाकी आप और कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो ये समझ लीजिएगा पहले। तो ये फर्स्ट रूल है। इनके कॉम्बिनेशन से आप कोई भी एक नेम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है माई क्लास, ठीक है। ये वेर अंडरस्कोर 1, इसमें लेटर्स भी आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं, अंडरस्कोर भी आ रहा है। प्रिंट अंडरस्कोर दिस अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर स्क्रीन, ये भी ठीक है। देखिए स्पेस भी अलाउ नहीं करना आपको। अगर आप स्पेस आ गया है 2 वर्ड्स के बीच में तो आप उसे आइडेंटिफाई नहीं मान सकते।
जैसे मैंने बताया ना कि सिर्फ अंडर स्कोर ही वैलिड है स्पेशल सिंबल, बाकी और कुछ भी वैलिड नहीं है, ठीक है। सेकंड रूल कहता है कि एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, वन वेरिएबल इज इनवैलिड बट वेरिएबल वन इज़ अ वैलिड नेम। तो आइडेंटिफायर में ये रूल रहता है कि आप डिजिट को यूज़ तो कर सकते हैं नेम में, लेकिन नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर नेम डिजिट से स्टार्ट है तो फिर वो गलत है। जैसे आपने वेरिएबल का नेम वेरिएबल वन लिया, ठीक है, और अगर आपने वन वेरिएबल लिया तो फिर वो गलत है। दूसरी बात यह है कि इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको डिजिट हमेशा यूज़ करनी है, अंडरस्कोर हमेशा यूज़ करना है, या एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ लेटर्स को लेके भी वेरिएबल का नेम बना सकते हो, लेटर्स का नंबर को यूज़ कर सकते हो, पर ध्यान रखिएगा कि नंबर से वो आइडेंटिफाई का नेम स्टार्ट ना हो। अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नहीं है, अंडरस्कोर को यूज़ नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। तो इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये भी समझ लीजिए, लिखा हुआ रूल नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि अच्छा नंबर्स भी आएंगे तो हमने नंबर नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। ये आपको एक हम कहें रेंज प्रोवाइड करा रहा है कि यहाँ से नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें से क्या यूज़ करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप यूज़ करेंगे, मान लीजिए नंबर को यूज़ करेंगे, तो नंबर से नेम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर का आप यूज़ कर सकते हैं, अदर देन अंडरस्कोर आप कोई स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं करेंगे वेरिएबल के नेम में। अंडरस्कोर से भी नेम स्टार्ट हो सकता है, नंबर को छोड़कर नेम किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक, इवन अंडरस्कोर से भी नेम स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ तभी है, रूल्स का वायलेशन तभी होता है जब आपका जो नेम है वो नंबर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कीवर्ड को आप एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो आप उसको अपने प्रोग्राम में एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपने लिखा ग्लोबल इज इक्वल टू 1, तो ग्लोबल एक कीवर्ड है, तो आप इसको वेरिएबल के नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद होनी चाहिए, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दिस मीन्स वेरिएबल एंड वेरिएबल आर नॉट द सेम। दोनों वेरिएबल में पहले में फर्स्ट में वी कैपिटल लेटर्स में, सेकंड में वी स्मॉल लेटर्स में, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ऑलवेज गिव द आइडेंटिफायर नेम दैट मेक्स सेंस। While C is equal to 10 is a valid name, writing count is equal to 10 would make more sense and it would be easier to figure out what it represents when you look at your code after a long gap. तो ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि केस सेंसिटिव है। तो केस सेंसिटिव का मतलब है कि आपने अगर वर्ड सेम भी लिखा है लेकिन उसमें लेटर अपर केस है, लोअर लेटर में आपके दोनों में वर्ड्स में अलग अलग हैं, तो फिर वो अलग कंसीडर किया जाएगा। सेकंड एक रूल और है, रूल तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक सजेशन दिया जाता है कि देखिए जब आप वेरिएबल का नेम लें, आइडेंटिफायर का नेम लें, तो वहाँ नेम ऐसा होना चाहिए जो प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करें। जैसे आपने लिखा C इज इक्वल टू 10, ठीक है, और सेकंड लिखा आपने काउंट इज इक्वल टू 10, तो काउंट से ये पता चल रहा है कि आप कुछ काउंट कर रहे हो, तो प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वेरिएबल के नेम ऐसे होने चाहिए जो प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करें, ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे कुछ पता ही ना चले आपका। और एक और है कि मल्टीपल वर्ड्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग एन अंडरस्कोर। अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो आपको स्पेस का तो यूज़ नहीं करना, वो तो मैंने पहले ही बताया आपको। तो अगर आपको मल्टीपल वर्ड्स लेने भी हैं तो आप उसे अंडरस्कोर से सेपरेट कीजिए। जैसे आपने वेरिएबल का नेम लिया, मान लीजिए आइडेंटिफायर का नेम लिया, दिस इज़ अ लॉन्ग वेरिएबल, तो दिस अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर लॉन्ग अंडरस्कोर वेरिएबल, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो आई थिंक अभी आपको रूल्स क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको कि जब आप आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नेम लेंगे तो आप स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, 0 से 9 और अंडरस्कोर सिंबल यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, नेम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, अदर देन अंडरस्कोर आप कोई स्पेशल सिंबल इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और एक बात और थी कि अगर आपका ये केस सेंसिटिव होते हैं आइडेंटिफायर, तो अगर आपने स्मॉल लेटर्स में मान लीजिए ए इक्वल टू 10 लिखा है, फिर कैपिटल ए इक्वल टू 10 लिखा है, तो बोथ आर कंसिडर्ड एज ए डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग बातें मानी जाएंगी। अब बात करते हैं पाइथन ऑपरेटर्स की। तो पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स में भी ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे और यहाँ भी हम ऑपरेटर्स पढ़ने जा रहे हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो ज़्यादातर तो ऑपरेटर्स वही यूज़ होते हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, सेम यहाँ भी यूज़ होते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा आपको ऑपरेटर देखने को मिलेंगे। तो प्लस आप जानते ही हैं ऐड करने के लिए यूज़ होता है, माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, स्टार मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। अब मैथ में यहाँ डॉट या क्रॉस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एस्ट्रिक का साइन यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जैसे आप लिखते हैं एक्स एस्ट्रिक साइन वाई, तो एस्ट्रिक वाई, तो इसका मतलब है एक्स इज मल्टीप्लाइड बाई वाई। आप डिवाइड करने की बात करें तो स्लैश यूज़ होता है डिवीज़न के लिए। और ये जो आंसर देता है ना, हमेशा एक फ्लोट वैल्यू देता है। इट मीन्स जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका पॉइंट्स में आएगा, किसमें आएगा, पॉइंट्स में आएगा। जैसे तो देखिए ये आपका डिवीज़न ऑपरेटर है, तो इसमें आंसर जो भी आएगा आपका डेसिमल में आएगा। जैसे आपने मान लीजिए डिवाइड किया 4/2, तो आंसर 2 नहीं आया, 2 नहीं आएगा, 2.0 आएगा, ठीक है, ये फ्लोट वैल्यू आएगा। और इसी तरीके से आपने मान लीजिए डिवाइड किया 5/2 लिखा, तो आंसर 2.5 आएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आंसर का इंटीजर अगर आपका कंप्लीट भी डिविजिबल है तो भी आंसर आपका रिप्रेजेंट होगा, वो एक फ्लोट वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। जैसे 10 डिवाइड बाई 5, तो आंसर 5 नहीं आएगा, 5.0 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। सो इट डिवाइड्स लेफ्ट ऑपरेंड बाई द राइट वन, तो लेफ्ट में जो ऑपरेंड होता है उसको राइट से डिवाइड करता है और आंसर एक फ्लोट वैल्यू आता है। नेक्स्ट आता है मॉडुलो डिवीज़न ऑपरेटर। तो ये जो मॉडुलो डिवीज़न ऑपरेटर है इसे परसेंट साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। सो रिमाइंडर ऑफ द डिवीज़न ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट, तो लेफ्ट को अगर राइट से डिवाइड करें तो जितना रिमाइंडर आएगा वो शो होगा। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि 10 डिवाइड बाई 10 मॉडुलो 7, ठीक है, 10 मॉडुलो 7, तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और अगर हम 10 मॉडुलो 5 लिखते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ऑब्वियसली कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आंसर 2 आएगा। सॉरी 10 मॉडुलो 5 बोला ना मैंने, तो आपका 2 से तो डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। कम्प्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा मॉडुलो डिवीज़न में। तो मॉडुलो डिवीज़न ऑपरेटर रिमाइंडर शो करता है आपका। आगे देखते हैं, ये है फ्लोट डिवीज़न। तो जो फ्लोट डिवीज़न ऑपरेटर है ये आपका हमेशा एक होल नंबर जनरेट करता है। डिवाइड तो करेगा जैसे डिवीज़न ऑपरेटर करता है, तो लेकिन एक ये होल नंबर जनरेट करेगा। तो डबल स्लैश के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, 5/2 लिखते हैं मान लीजिए, तो 5 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, 5 से 2 से डिवाइड करने पर आंसर 2 आएगा, होल नंबर आएगा। जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो शो नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो डिवाइड कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम आंसर हमेशा जो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर पार्ट है, उसी को शो करेंगे। तो जैसे 5/2 लिखेंगे तो 5 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर 2.5 आना चाहिए। लेकिन चूँकि इसकी ये स्पेशलिटी है कि ये आंसर हमेशा सिर्फ इंटीजर की फॉर्म में दिखाता है, तो हम इसमें 2 लिखेंगे। इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, हम कुछ भी राउंड ऑफ वगैरह कुछ नहीं करते, हम सिंपली छोड़ देते हैं। डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू होती है, चाहे वो 0.99 ही क्यों ना, अगर ऐसा भी आ रहा है ना 2.99 डिवाइड करने के बाद, तो हमारा आंसर 2 होगा, 3 नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो फ्लोट डिवीज़न ऑपरेटर है ये आंसर हमेशा एक होल नंबर की फॉर्म में जनरेट करता है आपका। अब डबल स्टिक की बात करते हैं। तो डबल स्टिक का जो साइन है वो बेसिकली एक्सपोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है, पावर के लिए यूज़ किया जाता है, पावर रेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर मैंने लिखा 2⁻³ लिखना है तो मैं लिखूँगा 2 ∩3, इसका आंसर 8 होगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लाई के लिए एस्टिक यूज़ किया जाता है, और एक्सपोनेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एक्सपोनेंट के लिए डबल स्टिक का साइन यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसी तरीके से डिफरेंस आ सकता है स्लैश और डबल स्लैश में डिफरेंस आ सकता है। तो स्लैश डिवीज़न ऑपरेटर है, डबल स्लैश आपका क्या है, आपका डबल स्लैश आपका डबल स्लैश का मतलब बताया था मैंने आपको, फ्लोट डिवीज़न, ठीक है। तो डिवीज़न और फ्लोट डिवीज़न, डिवीज़न में आपका वैल्यू हमेशा इंटीजर पार्ट, डिवीज़न में आपको वैल्यू हमेशा फ्लोट में दिखाई देती है, और आपको डबल स्लैश में आपको हमेशा इंटीजर पार्ट दिखाई देता है। होल नंबर में आंसर आएगा हमेशा इसका। तो चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसके थ्रू समझा रखा है इसको, पहले एग्जाम्पल को देख लीजिए आप अच्छी तरीके से।
देखिए, यहाँ पर एक ऑपरेटर और है असाइनमेंट, इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन प्रोग्राम है तो यूज़ किया है तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा इसको। असाइनमेंट जो मैथमेटिक्स में इक्वल होता है एक्चुअली वो यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और ये ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। हम इसमें क्या काम करते हैं कि हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल का नेम लिखते हैं और राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखते हैं। तो जो भी हम वैल्यू लिखते हैं राइट हैंड साइड में, वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन हो जाती है। और एक ही प्रोग्राम में हम एक ही वेरिएबल को कितनी बार वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 15, तो एक्चुअली x इक्वल टू 15 मैथमेटिक्स में बोला जाएगा, लेकिन पाइथन में इसका मतलब 15 इज़ असाइन टू x, इसको ऐसा बोला जाएगा। इट मीन्स x की फ़िलहाल वैल्यू 15 है, या x की वैल्यू 15 असाइन कर दी गई है, ऐसे समझिए। आपने लिखा है y इक्वल टू 4, तो इट मीन्स 4 इज़ असाइन टू y, तो इसका मतलब है 4y को असाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो एक ही हो जाएगा आपका। अब ज़रा इसको देखिए आप, अब आपको क्या करना है, x और y का सम करना है, आपको वैल्यूज़ को ऐड करनी है। तो आप लिखेंगे प्रिंट x प्लस वाई इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स कॉम प्लस वाई। तो अगर आप x और y को ऐड करना चाहते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ यहाँ पर किया गया है आंसर को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट में मैं बता दूँ, पहले आपको प्रिंट लिखना पड़ता है, सभी स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा PRINT, पैरेंथेसिस का साइन और डबल कोट्स के अंदर वो मैसेज जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं स्क्रीन पर। इसके साथ अगर आप कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो कॉमा लगाइए, वेरिएबल का वैल्यू नेम लिख दीजिए। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं हम, अगर वेरिएबल की वैल्यू नहीं लिखना चाहते तो वो वैल्यू जो भी एक्सप्रेशन का आंसर होगा या जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, जैसे इस केस में है। तो जब मैंने लिखा प्रिंट x प्लस वाई, यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज़ किया गया है। इस मैसेज को प्रिंट कराने के लिए सिंगल या डबल कोट्स दोनों का साइन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स का साइन यूज़ किया है मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। तो ये मैसेज जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा जब मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो। और फिर लिखा गया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जो आंसर है वो है 15 प्लस 4 इट मीन्स 19, तो 19 प्रिंट हो जाएगा। x और y प्रिंट नहीं होगा, 19 प्रिंट होगा जो इस वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो ऊपर कमेंट की फॉर्म में जो आंसर दे रखा है वो आपका डिस्प्ले होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 19। ठीक है, तो x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 4, तो 15 प्लस 4 19 प्रिंट हो जाएगा आपका। कमेंट से मतलब यहाँ पर कमेंट वो डेड स्टेटमेंट समझ सकते हैं जिसको इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है और जिसका पाइथन प्रोग्राम के लिए कोई मतलब नहीं होता। हम कमेंट को इसलिए लिखते हैं ताकि हम प्रोग्राम को अच्छी तरीके से सामने वाले पर्सन को समझा सकें। ठीक है, कोड के बारे में बता सकें अच्छी तरीके से कि ये कोड लिखने का ये पर्पज़ था, तो इसलिए कमेंट लिखे जाते हैं। नंबर ऑफ़ कमेंट्स कितने भी हो सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, और कमेंट में ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है हैश साइन के बाद जब हम कुछ भी लिख देंगे आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो एक कमेंट ही माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं x माइनस वाई। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने दे दिया x माइनस वाई, डबल सिंगल कोट्स के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा है मैंने पैरेंथेसिस में। तो x माइनस वाई तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू, और फिर कॉमा लग के लिखा है x माइनस वाई। तो x में से y की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर होगा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इस केस में ये आंसर 11 है। नेक्स्ट देखिए x एस्टिक y। तो x एस्टिक y का मतलब यहाँ पर है कि x को y से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो x की इसको पहले तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैसेज एज इट इज़ प्रिंट करा दिया। देखिए मैसेज में आप वेरिएबल के नेम लिखे हैं, स्पेशल कैरेक्टर लिखे हैं, कुछ भी लिखे, जैसे एस्टिक का साइन भी लिखा है आपने इसके अंदर, तो उसमें क्या है मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होगा, समझ लीजिए इस चीज़ को। ठीक, फिर कॉमा लगाने के बाद आपने एक्सप्रेशन लिखा। यहाँ हम एक वेरिएबल का नेम भी लिख सकते थे। तो जब मैंने लिखा x मल्टीप्लाइड बाई वाई, जो ब्लैक में लिखा हुआ है, तो x को वाई से मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट होगा वो मैसेज के साथ प्रिंट हो जाएगा। तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, x एस्टिक y इक्वल टू 60। अब डिवाइड की बात करें तो x को y से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3.75। तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट में मैसेज दे दिया आपने, फॉरवर्ड स्लैश का आपने साइन यूज़ किया, ये डिवीज़न ऑपरेटर कहलाएगा यहाँ पर। तो प्रिंट सिंगल कोट्स में आपने लिखा है अगेन पैरेंथेसिस साइन के अंदर x स्लैश वाई इक्वल टू, तो ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर x को y से डिवाइड किया जाएगा तो जो भी वैल्यू होगी वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी आपकी। फिर आपको फ्लो डिवीज़न, तो डिवीज़न और फ्लो डिवीज़न मैंने अभी डिफरेंस बताया था।
जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आता है हमेशा आपका आंसर आएगा वो एक फ्लोट वैल्यू होगी, जबकि आप जब फ्लोट डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ करोगे डिवाइड करने के लिए तो आंसर हमेशा एक होल नंबर होगा। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया x को y से तो आंसर 3 आ रहा है जो एक होल नंबर है। उसके लिए मैसेज अगेन प्रिंट कराया है। देखिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, पैरेंथेसिस का साइन लिखा, फिर आपने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा x/y, तो ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर लिखा आपने x/y, तो जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका x∆y, इसका मतलब आप पावर निकालना चाह रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 50625 तो इसके लिए मैसेज प्रिंट कराया है, प्रिंट x∆y इक्वल टू और कॉमा x∆y, तो x को y से मल्टीप्लाई करने, पावर कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा वो आपके स्क्रीन पर शो होगा। तो फाइनली आंसर इस तरीके से आएगा आपका, ये आपका आउटपुट आएगा। क्लियर? इसमें जो इक्वल से पहले का साइन है ना, इक्वल और x+y इक्वल, ये तो एक मैसेज था जो प्रिंट हुआ है, और जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है 19, 11, 60, 3.753, 50,625, ये जो आंसर है ये एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने पर वैल्यू आई है, तो ये भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दिया था, तभी ये आंसर आपका इस फॉर्म में आ रहा है। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो जैसा कि नेम अर्थमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो गए, ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर थे। मैंने आपको ये प्रोग्राम बताया है, इस प्रोग्राम को जाके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज़। कंपैरिजन ऑपरेटर का काम वैल्यू को कंपेयर करने का होता है। इट रिटर्न्स ईदर ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, बूलियन वैल्यू हमेशा एक रिटर्न करेगा। आंसर कंपैरिजन ऑपरेटर का हमेशा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो जब कभी हम कंपैरिजन करेंगे, वैसे आप सोचिए, खुद सोचिए कि अगर मैं ये कहूँ कि 5 > 6 तो आंसर क्या होना चाहिए, कोई ऑब्वियसली एक नंबर तो नहीं होगा। आंसर या तो ट्रू की फॉर्म में आएगा या फॉल्स की फॉर्म में। कंपैरिजन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ पर ये मैं बता दूँ, ट्रू और फॉल्स तो कीवर्ड है, और जब कभी भी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, कंपैरिजन होता है, तो आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ही रिटर्न होता है आपका। तो कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर है? ग्रेटर देन जैसे मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, यहाँ भी एज इट इज़ यूज़ होता है ग्रेटर देन। लेस देन जैसे मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, सेम यहाँ पर भी यूज़ होता है लेस देन। इक्वल टू के लिए मैथ में एक सिंगल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं या डबल इक्वल का साइन है, क्योंकि सिंगल इक्वल तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, तो ये डबल इक्वल का साइन है। इक्वल टू बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल, तब जब दोनों ऑपरेंड इक्वल होंगे तो। नॉट इक्वल टू का साइन दे रखा है आपका, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है, देख लीजिए। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन का साइन फिर इक्वल का साइन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू, लेस देन का साइन फिर इक्वल का साइन, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं और इसको भी थोड़ा सा आउटपुट कर निकाल के देखते हैं इसका किस तरीके से आएगा। जैसे मैंने बताया, याद रखिएगा कि आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा जब कभी भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो जैसे ये लिखा x = 10, y = 12, x की वैल्यू 12 दे दी मैंने, y की वैल्यू, x की वैल्यू 10 दे दी, y की वैल्यू 12 दे दी, असाइन कर दी गई वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैंने बताया हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करता है। तो जब मैंने लिखा x = 10, तो इसका मतलब पाइथन में 10 इज असाइन टू x है। मैथ में जब मैं लिखता हूँ y = 12, उसको इस तरीके से लिखता हूँ, दैट मीन्स 12 इज असाइन टू y है। तो x की फ़िलहाल वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 12 है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, तो हमने सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया और उसमें लिखा प्रिंट x > y इज़, तो ये तो मैसेज है, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। तो x > y है, 10 > 12 है, ऑब्वियसली नहीं है, तो आंसर फॉल्स आएगा। x इज़ लेस देन y, ठीक है, तो आंसर ट्रू आएगा। x = y, फॉल्स आएगा। x इज़ नॉट इक्वल टू y, ट्रू आएगा। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y, फॉल्स आएगा। x इज़ लेस देन इक्वल टू y, ट्रू आएगा। तो जो भी इसका रिजल्ट होगा वो या तो ट्रू की फॉर्म में होगा या फॉल्स की फॉर्म में होगा। और जब आप आंसर प्रिंट करोगे तो आंसर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा इसका, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। जैसे मैंने बताया ना, आंसर कंपैरिजन में या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, बाकी कुछ भी आंसर नहीं आएगा। तो जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हमको रिटर्न होता है। ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ट्रू आएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पर हमने नंबर लिए थे, अब हम ग्रेटर देन का यूज़ कर रहे हैं, साइन का यूज़ कर रहे हैं। हमने लिखा 10 इज़ ग्रेटर देन 12,
तो 10 ग्रेटर देन 12 नहीं है तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। अगर हम लिखा 12 ग्रेटर देन 10 है तो आंसर ट्रू आएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने अर्थमेटिक और कंपेरिजन ऑपरेटर के बारे में समझा। कल हम लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।